आज शो टाइम एक्सप्लेनर में एक्सप्लेन कर रहे हैं दी वॉकिंग डेड सीरीज को। ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज है अपने जॉनरा में और आज हम इसका सीजन 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, जहां पर स्टोरी स्टार्ट होती है दो कॉप के साथ में जो रिक और शेन थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक साथ काम करते हैं और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं लड़कियों के बारे में कि किस तरह उनकी लाइफ में जो लड़कियां हैं उनको उतनी रिस्पेक्ट देती नहीं है जितनी उन्हें देनी चाहिए। और जिस बात से मैं भी एग्री कर रहा था, वहीं पर तभी उनके पास एक इमरजेंसी कॉल आती है और उन्हें भागना पड़ता है रोड पे एक ट्रैप बिछाने के लिए। जैसा कि आपने GTA 5 में तो देखा ही होगा, 5 स्टार मिलने के बाद गाड़ियों को रोकने के लिए पुलिस ट्रैप लगा देती है, जैसा इनने भी किया। और ये गाइस रेगुलर डे है अमेरिका का, वॉयलेंस टॉप पे थी और यहाँ पर एक गन लेके वेट कर रहे हैं एक कार को रोकने का जो ट्रैप में फंस के क्रैश करती है। और क्रैश होने के बाद भी उसके अंदर जो बंदे बैठे थे वो गोलियां चलाने लगते हैं पुलिस पे। यहाँ पर रिक को भी गोली लगती है बट उसके आर्मर सूट की वजह से वो बच चुका था। और फिर रिक्वेस्ट करता है अपने फ्रेंड शेन को कि प्लीज उसकी वाइफ लोरी को इसके बारे में नहीं बताए, और वापस से शूट करने लगता है उन स्मगलर्स के ऊपर और उन्हें एक एक करके मार देता है। बट तभी पीछे से एक जिंदा बच चुका था और सीधा अटैक करता है रिक के ऊपर, जिससे रिक को चोट लग चुकी थी और उसे तुरंत एम्बुलेंस पे लेके जाते हैं। और तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और नेक्स्ट टाइम जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वहां उसका दोस्त शेन एक बहुत बड़ा फ्लावर वास के साथ आ चुका था और उसका इंतजार कर रहा है कि कब वो हील हो और वापस अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन करे। हर कोई उसे मिस कर रहा है और इन सब मेमोरीज के साथ वो खुश होने लगता है। बट जैसे उसकी आंख खुलती है वो शौक था कि जो फ्लावर वास उसका दोस्त लाया था वो बिल्कुल सूख चुका है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। वो बाहर आवाज लगाने की कोशिश करता है नर्स को, बट कोई ना आने पे खुद गिरते हुए उठने लगता है और टैप से ही पानी पीता है क्योंकि उसे लंबा टाइम हो चुका था बिना पानी के। और उसको पीने के बाद वो अपनी सारी बैंडेजेस को हटाते हुए बाहर धीरे धीरे वॉक करने लगता है और देखता है पूरा हॉस्पिटल तहस नहस हो चुका था और उसे वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है। ये देख के वो डर के कॉल करने की कोशिश करता है बट ना वहाँ फोन काम कर रहे थे और ना ही पूरी तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी थी, जिसको देख के थोड़ा वरीड होता है। यहाँ वहाँ देखता है और उसे दिखती है एक लाश जिसको किसी ने खाया हुआ था। ये देख के वो घबराता है, पीछे मुड़ता है और वहां पर एक डोर को बंद किया हुआ था जिसमें से हाथ बाहर आ रहे थे। ये देख के वो समझ चुका था कि यहाँ कोई तो गड़बड़ चल रही है और जल्दी से जल्दी वो इस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और देखता है बहुत सारे लोगों की लाश बिछाई हुई थी और मिलिट्री बेस बनाए हुआ है उनके टाउन में जो अब खाली हो चुका है। इन सब को देख के थोड़ा नर्वस था कि उसके बेहोशी के टाइम में बहुत कुछ बीत चुका है जिसके बारे में उसे नहीं पता है। वहीं आगे बढ़ते हुए उसे एक अधकटी लाश दिखती है जो अपने आप मूव कर रही थी, जिसको देख के वो डरता है और जल्दी से एक साइकिल उठा के वहां से अपने सीधा घर पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि इस हालत में भी वो सिर्फ अपनी वाइफ और बेटे की चिंता कर रहा था। बट उसे वो वहां पर नहीं मिलते हैं, जिसको देख के वो टूट चुका है, रोने लगता है क्योंकि गाइस हर आदमी की फर्स्ट प्रायोरिटी बीवी और बच्चा ही तो है और इसकी लाइफ से वो दोनों ही गायब थे। और तभी बाहर निकल देख पाता है एक बंदा आराम से रोड पे वॉक करते हुए आने लग रहा है और उसे लगता है कि शायद मैं इससे हेल्प मांगू। बट तब तक एक बच्चा आके पीछे पट से हेडशॉट मार के उसको बेहोश करता है, जहां पर उसे लग रहा है कि ये उसका बेटा कार्ल है, जिसे सुन उस लड़के का डैड आकर उस रोड पे चलते बंदे को गोली से उड़ाता है। वो बच्चा अपने डैड को बुलाता है और बताता है कि ये बोल पा रहा है, शायद ये नॉर्मल है। बट तभी उसका डैड घबरा चुका था और वो जानना चाहता है कि रिक को ये चोट कैसे लगी है वो बताए। बट यहाँ पर कुछ बताए उससे पहले वो बेहोश हो चुका है और जैसे ही फिर उसकी आंख खुलती है वो बेड पे बांधा हुआ था, बिल्कुल रोमांटिक सिचुएशन में। बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो डरा हुआ था कि ये कभी ज़ॉम्बी में टर्न ना हो जाए, इसके लिए उसे बांधा हुआ है और जानना चाहता है कि उसको किसने काटा था। बट यहाँ पर उसका कहना था कि उसे गन शॉट लगी है और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई उसे काटे। आई होप आप समझ रहे हो। और फिर वो आदमी उसका टेम्परेचर चेक करता है जो बिल्कुल नॉर्मल था और फिर उसे खोलने के बाद उसको खाने की टेबल पे बुलाता है। इस मोमेंट पे रिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि वो फ्रेड और सिंडी की प्लेस पे रहने लग रहे हैं, तो फ्रेड और सिंडी कहाँ हैं। बट तभी उस आदमी का कहना था कि यहाँ पर कोई भी नहीं था और अब सिर्फ वो सरवाइव कर रहे हैं। रिक कंफ्यूज था, ये बंदा तो सही दिख रहा है बट इसने उस रोड पे चलते आदमी को क्यों मारा। बट तभी उसका बेटा एक्सप्लेन करता है कि वो कोई इंसान नहीं था और अब
उन्हें इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इस मोमेंट पे रिक थोड़ा टेंस था, बट खाना खाने के बाद बाहर झांकने की कोशिश करता है, जिसके लिए साफ मना करता है मॉर्गन और एक्सप्लेन करता है कि प्लीज अंदर ही रहो, यहाँ पर वो उन्हें देख सकते हैं और अगर वो दिख गए तो शायद उनके घर पे अटैक भी कर दें। और तभी बताने लगता है रिक को कि किस तरह वो वरीड थे कि उसे बाइट है कि नहीं है, क्योंकि बाइट आने के बाद उसकी मौत पक्का थी और मरने के बाद वापस जिंदा होकर वो लोगों पे अटैक भी कर सकता था। और मरते टाइम उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती फीवर से, जैसी उसकी वाइफ की हुई थी। यहाँ पर ये सुनकर उसका बेटा थोड़ा सैड फील करने लगता है, बट तभी रिक अपने बारे में बताता है कि किस तरह वो शेरिफ है और वो अपने बेटे और वाइफ को ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुका था। इस मोमेंट पे एक कार की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज वहां पर गैदर होने लगे थे और अपनी गलती बताता है मॉर्गन कि उसे शूट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी आवाज से कुछ ज़ॉम्बी आए और अब इस कार से और ज़ॉम्बी आने वाले थे। वो छोटे होल से देखने लगते हैं जहां पर ड्यूकेन सारी लाइट्स को डिम करने लगता है, जिससे कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन ना बने। नेक्स्ट ही मोमेंट पे मॉर्गन अपनी वाइफ जेनी को देख पाता है जो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है और उनकी तरफ बढ़ रही है। ये देखकर उसका बेटा तो इमोशनल होकर रोने लगता है। मॉर्गन उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ रिक उस पे नजर गड़ाए हुए था। प्रिटी एवरेज मैन दूसरे के बंदी पे पहले नजर है, यहाँ पर उसे फॉलो करता रहता है। जहाँ जेनी ज़ॉम्बी बनने के बाद भी गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी अंदर आने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था क्योंकि वो अगर गेट खोल सकते हैं तो उनका पीछा भी कर सकते हैं, पर गेट नहीं खुलता है क्योंकि अंदर से पूरी तरह से जाम किया हुआ था। और ये देखकर रिक समझ चुका है कि सोते टाइम दुनिया अलग थी और अब सब कुछ बदल चुका है। यहाँ पर मॉर्गन एक्सप्लेन करता है कि उसकी वाइफ नेक्स्ट रूम में ही मरी थी और जब उसको फीवर आया वो बहुत खतरनाक था, उनको तोड़ दिया अंदर से, बट अब वो यहीं पर इन ज़ॉम्बीज के साथ घूमती है जिससे उन्हें डर लगता है। और अब अगले दिन ज़ॉम्बीज वापस कम हो चुके थे और अब रिक एक ज़ॉम्बी को मारते हुए सीधा अपने घर की तरफ बढ़ता है, जहां पर एक्सप्लेन कर रहा था मॉर्गन को कि शायद उसकी फैमिली जिंदा है क्योंकि उनने कुछ कपड़े चुरा लिए हैं, जिसको सुन के मॉर्गन को लगता है कि शायद किसी ने चोरी कर लिए होंगे। बट रिक का कहना था कि मेरी सारी फैमिली फोटोज गायब हैं, पक्का उसकी फैमिली ये सब लेके भाग गई होगी क्योंकि वो अपनी मेमोरीज को कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे। इसी मोमेंट पर मॉर्गन को अपनी वाइफ की याद आने लगती है, उसने भी सेम चीज की थी और अब वो मर चुकी है। इसे देखो इमोशनल हो ही रहा था, बट रिक ने अपनी होप नहीं खोई थी। वो उन्हें लेके जाता है पुलिस स्टेशन में, जहां पर अभी भी अपनी खुद की पावर सप्लाई थी, जिसकी हेल्प से वो गर्म पानी से बात कर पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं उस मोमेंट्स को और रेडी होते हैं गन्स के साथ जो उन्हें पुलिस स्टेशन से उठाई ली थी। और गाइस, अगर आपको मौका मिले ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में किसी को गोली मारने का तो कौन होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं फिर मॉर्गन भी बताने लगता है रिक को कि किस तरह अटलांटा में एक बहुत बड़ा कैंप गवर्नमेंट सेट कर रही थी लोगों को बचाने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, जहां पर उनके पास मेडिकल सप्लाईज, फूड सब कुछ था। बट कुछ टाइम बाद वहां से कोई भी खबर आनी बंद हो गई। लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई होगी, बट वो तुम्हारा एक ऑप्शन हो सकता है अपनी फैमिली को ढूंढने का, जिसके लिए रिक अलग निकलने लगता है और ये फैमिली यहाँ से जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। नेक्स्ट मोमेंट पे रिक को अपना दोस्त मिलता है जो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था और उसकी इस मिजरी को हटाने के लिए उसे वो गोली मारता है। ये देखकर मॉर्गन एक्सप्लेन करता है कि इस गन शॉट को सुन के बहुत सारे ज़ॉम्बी यहाँ पर आने वाले हैं, तो इससे बेटर है कि हम पहले निकल लें। एक दो ज़ॉम्बी से कोई खतरा नहीं है, बट जब वे पूरे हर्ड में चलते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं और प्लीज रिक अपनी सेफ्टी रखे। यहाँ पर एक वॉकी टॉकी शेयर करते हुए दोनों अपने अलग अलग रास्तों पे जाने लगते हैं। यहाँ मॉर्गन अपने बेटे को लेके वापस उसी घर में जा चुका था और पूरी तरफ से पैक करके अपनी वाइफ को याद करने लगता है, जिससे वो इमोशनल हो चुका था और अब उसने ठान ली थी कि जो गन रिक ने उसे दी है उससे वो अपनी वाइफ को मार देगा। बट उसमें इतनी हिम्मत थी नहीं कि ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने के बाद भी अपने प्यार को मार सके। दिस इज कॉल्ड ट्रू लव, जो गाइस शायद आज के जमाने में पॉसिबल भी नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट पे हम रिक को देखते हैं जिसने अपने कोलीग ज़ॉम्बी को पट से हेडशॉट से उड़ाया था और आगे जाते टाइम उस हाफ कट बॉडी वाले ज़ॉम्बी को भी मार डालता है और बढ़ने लगता है अटलांटा की तरफ, जहां पर उसे होप है कि उसकी फैमिली जरूर मिल जाएगी। जिस चक्कर में वो रेडियो सिग्नल ऑन करके कनेक्ट करने की भी कोशिश करता है एक ग्रुप से जो सिटी के बाहर कैंप लगा के रहने लग रहा था और उन्हें बताता है कि वो अटलांटा के हाईवे 85 पे आने लग रहा है। बट तभी उनकी कॉल डिस्टर्ब होती है और सिग्नल ब्रेक होने के बाद उसका दोस्त शेन
उस मशीन को बंद कर देता है। वहीं एक लेडी आवाज सुनने के बाद हेल्प के लिए वहां जाना चाहती है जिससे कि लोगों की जान बचा सके, बट शेन ऐसा करने नहीं देगा। उसको अकेले में ले जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी जिम्मेदारी है उसके बेटे को संभालना, वो अपनी जान खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकती है और उसका बेटा बहुत कुछ देख चुका है और प्लीज उसे मत दिखाओ। ये कहने के बाद दोनों किस करने लगते हैं और पता चलता है कि भैया शेन मौके का फायदा उठाना जानता है। किस करते टाइम उसका बेटा वहां आता है तो चुपचाप निकल लेता है। हम ग्रुप को टेंस्ड होते देख पाते हैं क्योंकि वो हर एक को वॉर्न कर रहे थे कि सिटी की तरफ मत जाना, वहां पर बहुत बड़े ज़ॉम्बी के हर्ड्स हैं जो उन्हें 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें ये सब सेट किया था रेडियो कि लोगों को वॉर्न कर सके, बट उनका रेडियो सुने बगैर कोई सिटी की तरफ जा रहा था। वो कोई और नहीं, रिकी है, जो रास्ते में फ्यूल खत्म होने की वजह से एक फार्म हाउस पे रुक चुका है और देखता है खिड़की से कि उसके ओनर्स ने गोली मार के अपने आप को खत्म कर लिया है। हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं है जो इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में सरवाइव कर सके, जैसे कि हमारे एसएससी एस्पिरेंट करते हैं बार बार फेल होने के बाद भी। उतना जज्बा नहीं था इस फार्म हाउस के लोगों में, इसलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार दी, कोटा के स्टूडेंट्स की तरह। बट तभी रिक को दिखती है एक होप घोड़े के रूप में, जिसे वो पेट करते हुए सीधा सिटी की तरफ उस पर बैठ के टुकड़ुक टुकड़ुक करते हुए आने लग रहा था। और सिटी में पहुंचने के बाद उसकी आवाज से कुछ ज़ॉम्बीज उसके पीछे आने लगते हैं, बट इस बंदे को तो परवाह ही नहीं है। उसे क्या लगता है ये ज़ॉम्बी उसका पीछा कर पाएंगे मून वॉक करते हुए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर रिक आगे बढ़ने लगता है घोड़े पे और उसे एक हेलीकॉप्टर की परछाई दिखती है जिसका वो पीछा करने की कोशिश करता है तेज भागते हुए चिल्लाते हुए, बट तभी उसे मिलता है सरप्राइज, एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी का हर्ड जो उसका पीछा करने लगा था अपनी पूरी स्पीड में मून वॉक करते हुए। बट तभी घोड़ा डर चुका है, वो भागने की कोशिश करता है बट चारों तरफ से घिर चुका था ज़ॉम्बीज से। और फिर ये ज़ॉम्बीज इतने पास आ जाते हैं कि वो रिक को घोड़े से गिरा देते हैं और बनाते हैं इस घोड़े को अपना डिनर। उस मोमेंट पे रिक एक दो को मारकर जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है, बट चारों तरफ से वो घिरा हुआ था। इसी के लिए वो टैंक के अंदर जाने लगता है जो आर्मी वाले लोगों ने वहीं पर छोड़ दिए थे। मतलब आर्मी भी फेल हो चुकी थी इन सबको रोकने के लिए। बट चारों तरफ से घिरने के बाद उसे लगता है कि वो 2 मिनट में ही पक्का मरने वाला है इन ज़ॉम्बी के हाथों। बट उसे दिखता है एक होल टैंक के अंदर जिसके अंदर जाके वो अपनी जान बचाता है। बट तभी उसे एक और ज़ॉम्बी मिलता है जिसकी गन लेके उसे ही मार डालता है क्योंकि वो एक सोल्जर था, इन्फेक्टेड बैठा हुआ था सिर्फ रिक के इंतजार में। बट रिक ने इसको भी मार दिया है और बाहर जाके देख पाता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बी है और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर उसकी हालत खराब हो रही थी उस गन शॉट से और एक विजुअल से जहाँ पर उसका घोड़ा डिनर बन चुका था इन सारे ज़ॉम्बीज का। नेक्स्ट मोमेंट पे उसके पास एक रेडियो सिग्नल आता है जहाँ पर बोलता है कि ओ गधे, तू टैंक के अंदर क्यों छुपा बैठा है? इतना खतरनाक है शहर में आना, तुझे किसने गाइड किया? तू अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है इन ज़ॉम्बीज के आसपास। और ये सुन के समझ पा रहा था रिकी वो अकेला नहीं है और शायद वो सरवाइव कर भी पाए। वहीं पर हम एंड में देखते हैं ज़ॉम्बीज को जो पार्टी कर रहे थे तंदूरी घोड़े के साथ में। और गाइस इस पार्टी के लिए आप भी इनवाइटेड हो सकते हो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो। बट यहाँ उसके रेडियो पे सिग्नल आते हैं और कोई उसको बेवकूफ बोलता है जो इतने बड़े हर्ड के बीच में जाने की मिस्टेक करेगा। ये ज़ॉम्बी खतरनाक है और वो अब उसके चारों तरफ है, अगर उसे सरवाइव करना है तो लेफ्ट साइड में सीधा भागे, उसको इतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा। बट यहाँ रिक को लगता है कि उसके हथियार वाला बैग जो उस ज़ॉम्बीज के बीच में पड़ा है उसे वो भी तो उठाना है। बट उसके लिए साफ मना करता है जो रेडियो वाला बंदा था और बोलता है कि अगर तुझे अपनी जान बचानी है जो गन तेरे पास है उसको लेके भाग। यहाँ पर रिक उसके कहने पे बाहर निकलता है, कुछ ज़ॉम्बीज को मारता है और अपने साथ एक गन और ग्रेनेड को लेकर सीधा भागने लगता है उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए। यहाँ पर उसे ग्लेन मिलता है जिसके रेडियो सिग्नल की हेल्प से वो अब तक बच पाया था और दोनों अब भागने लगते हैं जान बचा के इन ज़ॉम्बीज से जो उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ ग्लेन उसे एक सीढ़ी चढ़ाकर ऊपर बिल्डिंग पे ले जाता है और एक्सप्लेन करता है कि वो लंबे टाइम से उस पर नजर रख रहा था, कोई बेवकूफ़ी होगा जो सिटी में अकेला आएगा। नेक्स्ट मोमेंट पे वो ग्लेन से पूछता है कि उसकी हेल्प क्यों की। यहाँ पर ग्लेन बोलता है कि शायद वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, बट उसे लगता है कि अगर मैं कभी प्रॉब्लम में फंसूं तो कोई मेरी भी हेल्प करे। यहाँ पर ये दोनों उतरने लगते हैं और पता चलता है कि ग्लेन अकेला नहीं है, उसकी पूरी टीम है और वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर खाना चुराने आया था सिटी में। और नेक्स्ट मोमेंट पे जैसे ही वो बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं उन्हें 2 ज़ॉम्बीज नजर आ रहे थे, बट उसके टीम मेंबर उन्हें मार के सीधा अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर एंड्रिया रिक पर
बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने गोली की आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर दिया है और अब शायद वो चुपचाप यहाँ से भाग नहीं पाएंगे और उनकी मौत होगी रिक की वजह से। और ये सुनकर हर कोई इमोशनल होने लगता है और रिक को पता चलता है कि आवाज से ये ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो रहे थे उनकी तरफ, जिससे अब उनका बचना थोड़ा मुश्किल था। नेक्स्ट मोमेंट पे और गन शॉट सुनाई देते हैं जहां पर डिक्सन उनका एक टीम मेंबर रूफ टॉप से इन ज़ॉम्बीज पे गोलियां चला रहा है एक बेवकूफ की तरह। बट तभी टी डॉग उससे आर्ग्यू करने की ट्राई करता है तो डिक्सन इसे पटक पटक कर मारता है और रिक के हेल्प करने पे रिक को भी मारने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मोमेंट पे गन निकाल के एक्सप्लेन करता है कि भैया इस ग्रुप का मेंबर और हेड डिक्सन है, उसी की मर्जी चलेगी, चाहे वो कुछ भी करे, मरेंगे तो भी उसी के लिए। ये सुनकर हर कोई डर चुका था बट रिक नेक्स्ट मोमेंट पे उसको मारता है, उसको हथकड़ी पहना के वहां पर बांध देता है जिससे और वायलेंस ना हो और वो यहाँ से निकलने का कोई सेफ रास्ता ढूंढ पाए, जिसको देख डिक्सन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और नेक्स्ट मोमेंट रिक उसे एक्सप्लेन करता है कि जब तक वो अपना बिहेवियर सही नहीं करेगा वो उसे ऐसे ही बांध के रखने वाला है। यहाँ पर आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है जब ज़ॉम्बीज उन पे फीड करने के लिए बैठे हों। और अब जब सब कुछ शांत हो ही चुका है यहाँ पर रिक प्लान बनाता है क्यों ना सीवेज सिस्टम का यूज किया जाए यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ वैसे भी रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा है और उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ पर हर कोई उसकी बात से एग्री करते हुए नीचे जाने लगता है जहाँ पर ग्लेन खुद को वॉलंटियर करता है अपने दोस्त के साथ सीवेज में जाकर रास्ता ढूंढने के लिए। यहाँ पर जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं थोड़ी दूर बाद आयरन रोड्स लगी हुई थी जिसको तोड़ने का भी वो प्लान बना ही लेते हैं कि इसको तोड़ के निकल जाएंगे। बट तभी वहां से उन्हें एक ज़ॉम्बी अटैक करता हुआ नजर आता है जो चूहों के ऊपर फीड कर रहा था। ये देख के वो समझ चुके थे कि सीवेज सिस्टम के अंदर भी ज़ॉम्बीज हैं तो यहाँ से जाना भी बिल्कुल सेफ नहीं होगा। वहीं रिक और एंड्रिया शॉप में देख पा रहे थे कि किस तरह ज़ॉम्बी ग्लास को तोड़ने ही वाले हैं। यहाँ पर एंड्रिया सॉरी भी बोलती है रिक से उस पे गन तानने के लिए, बट यहाँ पर रिक ने उसे माफ कर दिया था क्योंकि वो डरी हुई थी और इस हालत में कोई भी ऐसा करता। और यहाँ अब एंड्रिया उस शॉप में देख पाती है एक मर्मेड पेंडेंट को, जिसे लेने के बाद रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस ऑफिसर है रिक तो उसे माफ करे, ये वो अपनी बहन के लिए लेके जाएगी जिसका फेवरेट कैरेक्टर ही मर्मेड है। यहाँ पर रिक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और अब शायद पुलिस का काम ही नहीं है क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बीज ही हुड दबंग दबंग करते हुए घूमते हैं, तो अब पुलिस सिर्फ सर्वाइव ही कर सकती है अपने कुछ दोस्तों के साथ में। वहीं ज़ॉम्बीज ने फर्स्ट ग्लास भी तोड़ दिया था जिससे हर कोई डर के पीछे हटने लगता है क्योंकि उनका फर्स्ट प्लान तो फेल हो चुका है। तो वापस जाते हैं छत पे डिस्कशन करने के लिए जहां डिक्सन उनका मजाक उड़ा रहा था कि अगर वो असली हीरो हैं तो बच के दिखाएं, क्योंकि यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन ही था उनके लिए क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का। बट तभी उन्हें नजर आती है दूर से बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट पे कार्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है तो कीज भी आसपास ही होंगी जिसको लेके वहां से भाग सकते हैं। बट इन ज़ॉम्बीज का क्या करे जो यहाँ पर परेड करने लग रहे हैं लंबे टाइम से, वो उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ उन्होंने कर ली तो वो मून वॉक करते हुए उनके पास जाएंगे और उन्हें खा लेंगे। तो उनके पास कोई आइडिया होना चाहिए इन सब के बीच से निकलने का। तभी रिक अपना फिर से दिमाग लगाता है और उसे लगता है कि शायद अगर हम ज़ॉम्बीज जैसा स्मेल करें तो शायद उनके बीच में घुल मिल जाए और वहां से निकले, जिसके आइडिया पे हर कोई एग्री नहीं था बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर रिक और ग्लेन खुद को रेडी करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए और बाहर मारा हुआ एक ज़ॉम्बी को पकड़ के लाते हैं जो उन्हें थोड़ी देर पहले मारा था और उसकी आईडी निकाल के बताते हैं किस तरह वो एक टाइम पे ह्यूमन ही था बट अब वो मर चुका है। तो उसको पूरी तरह से काटते हैं, बिल्कुल चटनी बना देते हैं उसकी एक एक करके। और ये देख के बहुत सारे डिस्कस्ड हो चुके थे मेरी तरह, बट उसकी बॉडी को अपने बॉडी पे लीपने लगते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी जूस। और फिर बाहर जाते हैं टेस्ट करने के लिए कुछ ज़ॉम्बीज के बीच में और यहाँ ज़ॉम्बीज उनको बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे स्मेल से क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी जैसा ही स्मेल कर रहे थे, बदबूदार। और तभी उनका प्लान जैसे ये सक्सेसफुल हुआ बाकी लोग तो सीधा छत पे चढ़ गए दूर से नोटिस करने के लिए कि ये जिंदा बचेंगे भी क्या नहीं। वहीं पर रिक और ग्लेन धीरे धीरे चलते हुए वहां से निकल रहे थे सीधा कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जहां पर उन्हें गाड़ी मिलनी है। यहाँ पर ग्लेन थोड़ा डरा हुआ है बट रिक रिक्वेस्ट करता है कि बिल्कुल भी उनको डाउट मत होने दे, चुपचाप सीधा सीधा चलता रहे। यहाँ उनका ये प्लान कामयाब देखकर हर कोई एक्साइट होने लग रहा था बट टी डॉग फिर भी ट्राई कर रहा है रेडियो सिग्नल का और वो दूर वाले कैंप में किसी तरह मैसेज दे पाता है कि वो एक बिल्डिंग के अंदर स्टक हो चुके हैं और शायद वो बच नहीं पाएंगे। ये सुन के हर कोई वरीड था बट शेन उन्हें वहां जाने से रोकता है क्योंकि उन्हें खुद चूज किया था फूड सप्लाई लाने के लिए और प्लीज
कोई भी ग्रुप को छोड़कर ना जाए। ये देखकर हर कोई सैड होने लगता है कि शायद उनके अब दोस्त नहीं बचेंगे और वहीं सब लोग अपने काम में वापस जुट जाते हैं। यहाँ लोरी जैसे जंगलों में जाती है फूड ढूंढने के लिए, तभी उस पे शेन अटैक करता है सिर्फ गुलू गुलू करने के लिए। यहाँ पर शेन अपने ही बेस्ट फ्रेंड की बंदी पे डोरे डाल चुका था उसकी मौत के बाद, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था ना कि रिक मर चुका है तो अब मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ उनके इंटीमेट होने के बाद लोरी ये भी देख पा रही थी कि किस तरह शेन उनके बेटे काल के लिए एक फादर फिगर बन चुका है, जिससे वो खुश थी। और वहीं असली फादर इन ज़ॉम्बीज के बीच मून वॉक करते हुए किसी तरह सरवाइव कर रहा था ग्लेन के साथ में। बट तभी ये कहावत तो आपने सुनी होगी, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। वही इनके साथ भी हुआ, एकदम बारिश होने लग गई और इस बारिश से जितना भी उनके ऊपर ज़ॉम्बी वाला जैम लगा हुआ था, उनका खून, वो सब बह के गिरने लगता है। और अब ये ज़ॉम्बीज उन्हें स्मेल कर पा रहे थे। ये देख कुछ ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करते हैं, बट यहाँ पर वो उन्हें मार के भागने लगते हैं इन ज़ॉम्बीज के आगे आगे, और पूरी बारात ज़ॉम्बीज की इनके पीछे पीछे आने लग रही थी। यहाँ पर वो किसी तरह एक फेंसिंग को कूद कर गाड़ी में बैठते हैं और 2-3 ज़ॉम्बीज को तो कुचलते हुए वहां से भाग जाते हैं। और ये देख के उनका पूरा ग्रुप टेंस था कि ये बंदे उन्हें धोखा देके छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। बट रिक का प्लान था कि वो थोड़ी दूरी पे जाएं, एक और गाड़ी उठाएं और उस गाड़ी से सारे ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करें, जिससे कि वो दूसरे लोगों की जान बचा सके। यहाँ पर ग्लेन एक सुपर कार लेकर पूरे सिटी में शोर मचा रहा है, जिससे कि ज़ॉम्बीज उसका पीछा करें और रिक जाकर उसके दोस्तों की जान बचा ले। ऐसा होता भी है। यहाँ रिक चुपचाप बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था, जिसे देख हर कोई नीचे जाने लगता है और डिक्सन रिक्वेस्ट करता है कि उसकी भी जान बचा लो। और यहाँ टी डॉग को उस पे तरस आता है, उसकी हेल्प करने जा ही रहा था, बट तभी हथकड़ी की चाबी गलती से एक पाइप में उससे गिर जाती है और अब उसके पास टाइम नहीं है डिक्सन के साथ रुकने का, क्योंकि उनके पास कुछ ही मोमेंट होंगे यहाँ से भागने के। तो उसे सॉरी कह के गेट को लॉक करके चला जाता है, जिससे कि वो ज़ॉम्बीज से बचा रहे। नेक्स्ट मोमेंट पे वो सब जाने लगते हैं, जहाँ अब ज़ॉम्बीज सारे ग्लास तोड़ के बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे। यहाँ वो जल्दी से गाड़ी में बैठ वहां से भागने लगते हैं, जहां पर उन्होंने डिक्सन को पीछे छोड़ दिया था, जिसके लिए टी डॉगी बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। बट अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है और सीधा जाने लगता है टाउन से बाहर। और वहीं हम ग्लेन को भी देख पा रहे थे, जो अपनी सुपर कार को भगाते हुए सिटी के बाहर तो ले जा रहा है, बट वो अकेला है और एक्साइटेड भी कि उसको ये मौका मिला सबकी जान बचाने का। अब देखते हैं जान बचा के जाएंगे कहाँ अगले एपिसोड में। और यहीं पर स्टोरी कंटिन्यू होती है मर्ले डिक्सन के साथ में, जिसको रूफटॉप पे छोड़ दिया था जल्दबाजी में ज़ॉम्बी से बचने के लिए। यहाँ पर वो गुस्सा है और चाहता है कि वो एक एक करके सारे उसके ग्रुप मेंबर्स को मार दे, बट वो इस मोमेंट पे कुछ ना करते हुए पागलों की तरह बिहेव करता है और देख पाता है बहुत सारे ज़ॉम्बी के हर्ड को, जो गेट खोल के उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बट गेट बंद था तो आ नहीं पा रहे थे। यहाँ जल्दी जल्दी मर्लिन टूल बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करता है अपने आप को यहाँ से एस्केप करने के लिए, बट वो शायद ऐसा ना कर पाए। वहीं पर रिक और बाकी सब लोग सरवाइव करते हुए कैंप में पहुंच चुके थे, बट सबको डर था कि यहाँ मर्लिन का भाई डैरेल डिक्सन उन्हें माफ ना करते हुए शायद उन पे अटैक भी कर दे, क्योंकि दोनों भाइयों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और दोनों ही आवारा किस्म के थे। यहाँ रिक सारा ब्लेम खुद लेने के लिए रेडी है और वापस टाउन की तरफ पहुंचने लगता है, जहां पर ग्लेन स्पोर्ट्स कार ड्राइव करते हुए फुल साइलेंस के साथ कैंप तक पहुंचता है, जिसे देख के हर कोई गुस्सा होने लग रहा था और उसकी सीधा बैटरी निकालता है और सबसे 2-2 डांट खाता है। जहां पर उसका कहना था कि वो एक नई सर्वाइवर के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं और जिसको देखकर शेन बिल्कुल सरप्राइज है। वहीं पर लोरी इमोशनल होने लगती है और काल रोते हुए अपने डैड के पास आता है और गले लग जाता है। यहाँ पर सब लोग सरप्राइज थे कि लोरी का हस्बैंड वापस लौट के आ चुका है, जिसे वो मरा समझ रही थी। यहाँ पर लोरी कहीं ना कहीं शौक में शेन की तरह, क्योंकि सैया के भैया को अपना सैया बना बैठी थी लोरी, और अब आगे होगा क्या उनकी फ्रेंडशिप का, ये उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। वहीं रिक सबको बताने लगता है कि किस तरह उसने एस्केप किया, वो हॉस्पिटल से निकला और वो बहुत वरीड था कि जब वो उठा तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी, उसके लिए बहुत डेंजरस था और इस ग्रुप की हेल्प से वो अपनी फैमिली तक वापस मिल पाया है, तो वो बहुत थैंकफुल है। वहीं हर कोई वरीड था कि किस तरह वो डैरेल को सच बताएंगे। मेरल डिक्सन को छत पर बंधा हुआ छोड़ के आ चुके हैं, वो शायद सबको पीट देगा। इसको सुनकर
रिक सारा ब्लेम खुद लेने के लिए रेडी था जिससे कि वॉयलेंस क्रिएट ना हो, बट बाकी सबको लगता है कि ये अच्छा ही हुआ। कहीं ना कहीं दोनों भाई बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है और डिजर्विंग भी है जो ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ। यहाँ पर रिक ने कुछ गलत नहीं किया है बट वो सच बता देंगे। यहाँ पर हर कोई एग्री कर रहा था और वहीं रिक अब रात को बहुत ज्यादा इमोशनल है अपनी वाइफ को वापस पाके और उसे बताता है कि किस तरह उसे एक मोमेंट पे लगा था कि वो कभी नहीं मिल पाएगी, बट जब वो घर गया उसने देखा कि घर से सामान गायब है, स्पेशली फोटोज, तो उसे यकीन हो गया कि वो जिंदा है और कहीं सेफ प्लेस पर है और उनको ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुका है। वहीं उसकी वाइफ उसे कहीं ना कहीं पहले इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो शेन के साथ 2-3 बार इंटीमेट हो चुकी है, उसके साथ रिलेशनशिप बना चुकी है और अब शौक में है कि उसका हस्बैंड वापस आ चुका है तो उनका रिलेशनशिप क्या होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, यही उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था। वहीं पर शेन रात को पेट्रोलिंग करते हुए ये सब बाहर से देख रहा था और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में भी एक लड़की ने अब काट दिया है। वहीं अब अगली मॉर्निंग में हम देखते हैं रिक और लॉरी को अपनी पास्ट लाइफ डिस्कस करते हुए। वहीं पर शेन पानी लेके आ चुका था और वो कहीं ना कहीं अपने दोस्त को अब इग्नोर कर रहा था, बट तभी बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुन हर कोई भागता है और देखता है एक ज़ॉम्बी जो उनके एरिया तक पहुंच चुका है और एक डियर के ऊपर फीड कर रहा है। ये सब देख के वो शौक थे कि वो इतने दूर तक ट्रेवल कर पा रहा है तो शायद धीरे धीरे और भी ज़ॉम्बीज टाउन को छोड़ के उनकी तरफ आ सकते हैं। वो इस ज़ॉम्बी को पीटने लगते हैं और एट लास्ट सर काट देते हैं और यहाँ ये देखकर कोई भी खुश नहीं था क्योंकि वो पहले एक इंसान था और इनके लिए नया है किसी और इंसान को मारना। तभी वहां डैरल डिक्सन आता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा था उस ज़ॉम्बी पे क्योंकि उस डियर को उसने हंट करके मारा था और वो कहीं ना कहीं उसका पूरे महीने का शिकार था जिसका वो लंबे टाइम से पीछा कर रहा था और अब वो ज़ॉम्बी को मारने लगता है और उसके मुंह के हिलने पे उसके मुंह पे और तीर चलाता है जिससे कि उसे जान से मार सके। यहाँ पर बॉडी पे अटैक करने से उस ज़ॉम्बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जैसे उसके सर पे वार होता है वो मर जाता है और वापस अटैक नहीं करता है, जिसको हर कोई समझ भी पा रहा था। बट तभी उनकी सप्लाईज सिर्फ अब गिलहरियों की बची थी और उन्हें खाने के लिए कुछ और सोर्स ढूंढना पड़ेगा। बट डिक्सन का सबसे पहला क्वेश्चन था कि उसका भाई कहाँ है, बट कोई भी उसे बताने के लिए तैयार नहीं था। तो रिक आगे बढ़ के उसे सच बताता है कि किस तरह उसका भाई बहुत ज्यादा बदतमीजी करके सबको जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसने उसे छत पे बांध दिया हथकड़ियों से और वैसे तो सेफ है बट उसे वो पीछे छोड़ के आ चुके हैं। ये सुन डैरल रिक पर अटैक करता है बट यहाँ शेन उसको गिराकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर डैरल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था अपने भाई को ऐसा ट्रीटमेंट देख और अब उसे वापस जाना है सिटी के अंदर उसकी जान बचाने के लिए। यहाँ पर अब रिक को लगता है कि अगर उसने गलती की है तो उसे सुधारनी भी चाहिए। वो ग्लेन के साथ जाकर उसे वापस लेकर आएगा जहाँ पर डैरल एज अ सॉरी उस आइडिया को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर कुछ और लोग मिलकर उसके साथ जाने लगते हैं बट इसके लिए शेन साफ मना करता है क्योंकि उसे मर्लिन पहले ही पसंद नहीं है और वो पूरे ग्रुप की जान खतरे के लायक है ही नहीं। यहाँ रिक एक्सप्लेन करता है कि उसी की वजह से यहाँ पर वो जिंदा बच पाया है। ये ग्रुप वहां ना होता तो शायद वो मर चुका होता और अब उसे फेवर लौटाना है तो प्लीज उसकी बात समझे। यहाँ पर शेन बिल्कुल भी रेडी नहीं था, ना ही लॉरी थी, बट तभी शेन एक्सप्लेन करता है कि उसकी फैमिली को पहली बार मिल रहा है और वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता है। बट तभी बाकी सब ग्रुप को एक्सप्लेन करता है कि उसके पास गन्स थी, वेपन्स थे जिनकी उन्हें अब जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये ज़ॉम्बी शहर में खाना खत्म होने के बाद बाहर की तरफ बढ़ने लग रहे हैं तो उन्हें वेपन्स चाहिए जो उसके पास थे। बट अटलांटा से लाते टाइम वो सिटी में ही गिर गए और अब उसके पास प्लान है कि इसके भाई को बचा लेंगे उस गन वाले बैग को उठाते हुए आरवी के रिपेयर किट्स को भी ले आएंगे जिससे कि उनके व्हीकल्स लंबे टाइम तक स्मूथली चलते रहे और अगर उन्हें मूव करना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हर कोई इस बात के लिए एग्री करते हुए यहाँ से उन्हें सेफली जाने देता है। बट यहाँ लॉरी बहुत ज्यादा इमोशनल थी। तभी रिक अकेले में उसे एक्सप्लेन करता है कि यहाँ उसकी जान बच पाई थी एक लड़के और उसके फादर की वजह से जिससे वो वॉकी टॉकी पे बात कर रहा था। यहाँ उससे अब वॉकी टॉकी वापस चाहिए उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि वो अपनी फैमिली से मिल चुका है और वो उनकी भी जान बचाएगा तो प्लीज उसे जाने दे। यहाँ पर लॉरी उसे जाने तो देती है बट वो इसके लिए बिल्कुल एग्री कर नहीं रही थी। बट तभी उसका बेटा काल आके एक्सप्लेन करता है अपनी मॉम को कि अगर उसका फादर इतनी सारी चीजों में सर्वाइव कर पाया है वो आराम से सर्वाइव कर जाएगा, उसे अपने डैड पर बिलीव है। यहाँ पर लॉरी बहुत ज्यादा वरीड थी कि इतने मुश्किल से तो उसका हस्बैंड मिला था और अब वो वापस जा रहा है उसी खतरे में जिससे लोगों का बचना मुश्किल है। और वहीं कुछ टाइम बाद हम देखते हैं
शेन काल के साथ फ्रॉग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर लोरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि शेन ने उसे झूठ बोला और वो वापस भेज देती है काल को शेन से दूर। यहाँ पर वो शेन पे बिल्कुल यकीन नहीं करती है क्योंकि उसने कहा था कि उसका हस्बैंड मर चुका है, बट वो जिंदा है, तो उसने झूठ बोला था और अब वो उनसे दूर रहे। उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी अगर उसे पता चलता तो। यहाँ पर शेन खुद नहीं जानता था कि उसका दोस्त जिंदा है, बल्कि वो खुश है कि उसका दोस्त वापस आ चुका है। उसके लिए उससे बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पर लोरी उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी क्योंकि लोरी। और दूसरी तरफ हम दूसरी वुमेन्स को देखते हैं जो कपड़े धोने लग रही हैं, जिसको एंजॉय तो नहीं कर रही है, बट अब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ चुकी है तो उनके पास और कोई काम है नहीं। यहाँ पर क्लीन करते हुए एड अपनी वाइफ पे गुस्सा करने लगता है और बाकी सब पे भी, क्योंकि वो जोक्स क्रैक कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर अपनी वाइफ कैरल को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की ट्राई करता है, जिसे बाकी लेडीज रोकती हैं तो वो उन पे भी हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं ये सब देख के शेन पहले ही गुस्से से भरा हुआ था, वो सीधा जाके एड की पिटाई कर देता है कि अगली बार उसने अपनी वाइफ या बच्चों पे हाथ उठाया तो वो उसकी हालत खराब कर देगा। यहाँ पर अच्छे से धुनाई करने के बाद और गुस्सा निकालने के बाद यहाँ से चला जाता है। और वहीं कैरल अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल थी और वहीं शेन समझ नहीं पा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ना दोस्त समझ पाएगा उसे, ना उसकी वाइफ, ना बच्चा। वो करे तो करे क्या, वो सिर्फ एक फ्रेंड जोन बॉयफ्रेंड बन के रह चुका है, जिसका एंड लोरी ने कर ही दिया है क्योंकि लोरी है। और वहीं रिक पहुंच चुका है सिटी के अंदर। यहाँ पर उन्होंने अपनी कार को किया पार्क और धीरे धीरे ढूंढते हुए उसी बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए जहाँ पर सिर्फ एक दो ही ज़ॉम्बी थे। उन्हें मारने के बाद वो छत पे जाने लगे जहाँ पर लॉक अभी भी था। उसे तोड़कर जाकर देखते हैं तो यहाँ से मैरल गायब था। ये देख के डैरल डिक्सन बहुत गुस्सा था, फ्रस्ट्रेटेड था, बट तभी देख पाता है एक सौ को, जिससे उसके भाई ने अपना खुद का हाथ काट के अपने आप को छुड़ा लिया था और यहाँ से एस्केप करके जा चुका है। शायद जिंदा बचा हो या फिर बिना हाथ का ज़ॉम्बी बन के फिर रहा हो, वो तो देखेंगे अगले एपिसोड में। यहाँ हम ग्रुप को देख पा रहे थे जो सिटी के आउटसाइड कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा था, खुश था। और एमी और एंड्रिया दोनों सिस्टर फिशिंग करने लग रहे हैं पूरे ग्रुप के लिए। यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि कैसे एंड्रिया को डैडीज इशू थे और एमी उसकी बहन 12 साल छोटी है और उनके बीच में कोई इतना अच्छा कनेक्शन था नहीं, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूरी बना के रखती थी। बट अब वो साथ में है, सर्वाइव कर चुकी हैं, तो वो अपने डैड की सिखाई हुई चीजें जैसे कि फिशिंग को यूज करके इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में सर्वाइव करके दिखाएंगी। यहाँ पर दोनों बहन बॉन्ड बनाई जा रही थी। वहीं टेल नोटिस कर पाता है कि जिम दूर एरिया में ग्रेव्स डिग करने लग रहा था और शायद वो मेंटली अनस्टेबल है। उसके पास जाके उसे समझाने की भी कोशिश करता है, बट ये देख जिम और भी फ्रस्ट्रेट होने लगा था। ये बात बताने के लिए ग्रुप में जा ही रहा था, बट तब तक एंड्रिया और एमी आ चुकी थी बहुत सारी फिशेस को पकड़ के, जिसको देख के पूरा ग्रुप एक्साइटेड है कि चलो उनको अच्छे से खाने को तो मिलेगा इतने दिनों में। वहीं डेल जैसी पूरे ग्रुप से डिस्कस करता है कि किस तरह जिम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है और यहाँ सारे काम छोड़ के पूरा ग्रुप उसके पास जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए, बट वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल दिख रहा था। उसका ब्रेकडाउन होने लगता है जब वो एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह उसने उसकी फैमिली को अपने सामने मरते हुए देखा, अपने बच्चे को, वाइफ को, और वो कुछ भी नहीं कर पाया और इसलिए उसका जीना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और प्लीज उसे अकेला छोड़ दे। यहाँ पर ये सब जानने के बाद तो उसे कोई भी अकेला छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये शायद खुद को हार्म कर लेगा। शेन आगे बढ़ के उसकी हेल्प करना चाह रहा था, बट वो शेन पर ही अटैक करता है। ये देख शेन उसे पकड़ के हथकड़ी बांध देता है, क्योंकि भैया पुलिस का तो यही काम है, हथकड़ी बांधो और रिश्वत लो, जो शेन को बखूबी आते थे। और एक और चीज आती है शेन को, अपने बेस्ट फ्रेंड की बंदी को कैसे पटाना है। और अगर आपको टिप्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। जहां अब जिम की हरकत देखकर बच्चे भी डर चुके थे और इस बात को लोरी एक्सप्लेन करती है जिम को कि किस तरह उनको हौसला रखना चाहिए, बच्चों को उन्हें गाइड करना है। इस मोमेंट पे वो बच्चों को पढ़ा रही थी और पास में ही जिम को उन्हें बांधा हुआ है जिससे कि वो किसी पे अटैक ना करे। यहाँ पर धीरे धीरे जिम अपने आप को कंट्रोल करता जा रहा था, क्योंकि उसके विजन्स और बैक स्टोरी की वजह से वो थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो चुका था। बट एक्सप्लेन करता है कि लोरी का हस्बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अकेला बच के यहाँ तक पहुंच चुका है, तो शायद वो वापस भी बच के आ जाएगा, उन्हें उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और वो समझ पा रहे हैं कि उसने क्या गलत किया है, अब उसे सही करने का टाइम आ चुका है। उसी मोमेंट पे हर कोई अब रिलैक्स हो चुका था और उन्हें लगता है कि जिम
कुछ देर में अपने आप सही हो जाएगा। वहीं सिटी में हम देखते हैं डैरल बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उसका भाई अपना खुद का हाथ काट के सरवाइव करके भाग चुका है सिर्फ इन लोगों की वजह से जिनने उसे अकेला छोड़ दिया था छत पे। बट तभी रिक उसके गुस्से को कंट्रोल करता है और दूसरों पे अटैक करने से रोकते हुए और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके भाई को ढूंढवा कर रहेगा। यहाँ पर ब्लड मार्क्स को फॉलो करते हुए वो बिल्डिंग में नीचे पहुंचते हैं जहां मेरिल ने अपने हाथ को हीट की हेल्प से हील करने की कोशिश की थी, बट ये बहुत ज्यादा पेनफुल था और डैरल जानता है कि उसका भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो ये सब कर पाया है। बट वो है कहाँ, उसको ढूंढते हुए देख पा रहे थे कि शायद वो बिल्डिंग से नीचे कूदा है और वो उनके लिए कूदना नामुमकिन था। यहाँ पर डैरल तो यही करना चाह रहा था बट रिक उसे रोकते हुए उस पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का प्रॉमिस करता है। बट उससे पहले उन्हें वो गन्स लानी होगी, अगर उनके पास वेपन होंगे तो वो सरवाइव कर पाएंगे सिटी में, वरना वो मारे जाएंगे एक एक करके जैसे कि हर किसी के साथ होने लग रहा था। तो इस मोमेंट पे डैरल उनका साथ देने के लिए रेडी है और वो पूरा प्लान करते हैं कि किस तरह ज़ॉम्बी से बचते हुए दोनों साइड ग्रुप खड़े होंगे। यहाँ पर ग्लेन अपनी जान खतरे में डाल के उस गन से भरे बैग को उठा के लाएगा। यहाँ पर ग्लेन भागने लगता है जिसके बैग पे डैरल उसको गाइड करने लग रहा था। यहाँ पर जैसे ही ग्लेन बैग और हैट उठा के लाने लगता है, यहाँ डैरल के पीछे एक मैक्सिकन बंदा था जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और यहाँ डैरल उसे पटक पटक कर मारता है। बट इस मोमेंट तक ग्लेन इन ज़ॉम्बी से लड़ते हुए भागते हुए आगे बढ़ चुका था उस तक, जहां दो और मैक्सिकन बंदे आ चुके थे डैरल को पीटने के लिए क्योंकि उनने उसके मैक्सिकन बंदे को पीटा है। बट तब तक उनके हाथ ग्लेन लगा तो बेफालतू में ग्लेन को दो चपेड़े मार के अपने साथ बढ़ाकर ले गए क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बी का हर्ट आने लगा था। इस मोमेंट पे डैरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसने उस मैक्सिकन बंदे को खूब सुताई करके अपने पास ही रख लिया है क्योंकि इसी के भरोसे वो ग्लेन को वापस लेकर आएंगे। यहाँ पर रिक और उसके दोस्त भी उस तक पहुंच चुके थे जो उन गन्स को इकट्ठा करके एक सेफ प्लेस पे जाते हैं उस मैक्सिकन बंदे के साथ में, जहां आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है डैरल कि वो बताए कि उसका दोस्त ग्लेन कहाँ पर है, उनका बेस कहाँ है और उन्होंने उन पे क्यों अटैक किया। यहाँ पर उस बंदे का कहना था कि वो इन गन्स के लिए यहाँ पर आए थे बट उससे पहले उन्हें मिल गई। यहाँ पर रिक साफ करता है कि गन उनकी है और बता दे क्या उनके पास ग्लेन नहीं है या फिर मेरिल को भी उन्हीं ने उठा के रखा है। और मेरिल का नाम सुन मैक्सिकन बंदा बोलता है कि उनने किसी कुत्ते को नहीं उठाया है तो प्लीज उनसे इस सब की बात ना ही करो तो अच्छा है। यहाँ पर डैरल को अपने भाई की बेइज्जती सुनकर गुस्सा आता है और पकड़ के पीटने लगता है इस मैक्सिकन बंदे को और अपने भाई का कटा हाथ दिखाता है कि ये उसने लास्ट विक्टिम के साथ किया था, अगर उसने सच नहीं बताया तो शायद उसके भी ऐसे ही हाथ काट देगा। जिसे सुन ये मैक्सिकन बंदा डर चुका था। वहीं रिक पूरी सिचुएशन को काम डाउन करता है और उसे समझाता है कि वो बातचीत से भी इस मामले को निपटा सकते हैं। वो अपने दोस्तों के अड्डे पे ले जाए, बात करे और उसके दोनों दोस्त वापस सौंप दे, तभी शायद वो बात करेंगे। यहाँ वो मैक्सिकन बंदा डर के मारे सब कुछ करने के लिए रेडी था। यहाँ वो अपने बेस पर चुपचाप उन्हें लेकर जाता है बट वॉर्न करता है कि ग्लियोमो जो उनका लीडर है वो खतरनाक है, उससे थोड़ा बच के रहो। यहीं बेस पर पहुंच के ग्लियोमो अपने बंदों के साथ आ चुका था और यहाँ वो ग्लेन के बदले में वेपन्स चाहता है। ये सुन रिक बिल्कुल भी रेडी नहीं था ये करने के लिए क्योंकि ये सारे वेपन उससे बिलोंग करते हैं और मैक्सिकन बंदे के बदले वो अपने बंदों को वापस लेंगे वरना मैक्सिकन बंदे को गोली से मार देंगे। ये सुन ग्लियोमो उनको और सोचने का टाइम देता है, जिस मोमेंट पे वो वापस जाकर सोचने लगते हैं कि शायद उन्हें गन देनी चाहिए कि नहीं। यहाँ पर रिक ग्लेन के लिए कुछ गन्स देने के लिए रेडी था बट डैरल को लगता है कि एक चिंकी बंदे के लिए गन्स देना वेस्ट है। इन गन की कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा है इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। यहाँ पर बिना गन के वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बिना ग्लेन के तो किसी तरह कर भी लेंगे। ये सुन रिक साफ करता है कि यहाँ पर ग्लेन ने उसकी भी जान बचाई थी, वो एक अच्छा इंसान है तो वो वही करेंगे जो एक अच्छा इंसान करता है, ग्लेन की जान बचाना। उसके लिए वो सारी नहीं बट थोड़ी गन्स तो दे ही सकते हैं। थोड़ी गन्स को खुद रिलोड करके उस मैक्सिकन बंदे के साथ वापस जाने लगते हैं ग्लियोमो के पास। यहाँ पर ग्लियोमो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उस बैग में आधी ही गन्स थी और यहाँ पर अब गन फाइट होने ही वाली है, बिल्कुल रजत दलाल और राजवीर की टाइप। बट तभी ये सारी फाइट टल जाती है क्योंकि बीच में आ चुकी थी दादी अम्मा जो रियल की लेडी बॉस थी, जो फिलिपिनो की ग्रैंड मदर थी। इस पूरी फाइट को रुकवाती है और सीधा रिक से बात करती है कि वो गन लेके यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी वो एक्सप्लेन करता है कि उनने एक बंदे को किडनैप कर लिया जिसका नाम ग्लेन था। तभी ग्रैंडमा बोलती है अच्छा वो चिंकी बंदा एशियन बॉय वो तो अंदर है और रिक का हाथ पकड़ के
पूरी बिल्डिंग के अंदर से ले जाने लगती है, जहां ग्लियोमो हमारा रजत दलाल कुछ भी नहीं कर पाता है, चुपचाप देखते रहता है अपनी दोस्त की ग्रैंडमा को जो लेडी बॉस की तरह पूरी प्लेस को रूल कर रही थी। यहाँ अंदर ले जाके दिखाती है कि कितने सारे ओल्ड पीपल इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में भी सरवाइव कर पा रहे हैं सिर्फ ग्लियोमो के ग्रुप की वजह से, जो इनका ख्याल रखने लग रहे हैं। यहाँ ये देख के रिक बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है और सामने देखता है ग्लेन को, जो बूढ़ों के साथ टाइम पास कर रहा था, जिसका डर था कि पता नहीं ग्लियोमो उसे कुत्तों को ना खिला दे। बट वहां पर छोटे छोटे पमेरियन कुत्ते थे जो शायद अपना खाना खुद ना खा पाए। और ये सब देख के रिक समझता है कि अगर उनने गन चला दी होती तो शायद उन्हें इनोसेंट लोगों को मार दिया होता। वहीं पर ग्लियोमो का भी कहना था कि यहाँ पर स्टाफ छोड़ के चला गया था इन सब ओल्ड पीपल को, बट तब से वो टेक केयर कर रहे हैं, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर वो स्कैवेंजर्स की तरह पूरे एरिया को लूट पाट करके खाना और मेडिसिन इकट्ठा करते हैं और इन सब का ख्याल रखते हैं। उनके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। ये देख रिक के लिए ग्लियोमो की रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल बढ़ चुकी थी और वो एग्री करता है कुछ गन्स यहीं पर छोड़ के जाने के लिए। ये देखे ग्लियोमो भी उसकी रिस्पेक्ट करता है और वापस जाने लगते हैं अब ये ग्लेन को अपने साथ लेकर। बट यहाँ डैरल ज्यादा खुश नहीं था, उसे लगता है कि उन्हें गन्स बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। बट यहाँ रिक का कहना था कि उसने ज्यादातर गन तो खुद ही रख ली हैं, बट एक दो दे भी दी तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास ज्यादा एमओ है और उनको अब सेफली पहले घर पहुंचना होगा। बट जैसे ही वो घर पहुंचने के लिए अपनी वैन तक पहुंचते हैं, यहाँ से वैन गायब थी, जिसे देख के हर किसी को डर था कि पक्का मेरल सरवाइव करके उनकी वैन चुरा के यहाँ से जा चुका है और पक्का रिवेंज लेगा बाप का, दादा का, भाई का, सबका, पूरे कैंप वालों से, क्योंकि उसे अकेला छोड़ के जा चुके थे। और अब डर के वो तेज तेज भागने लगते हैं पैदल ही सीधा कैंप की तरफ। और वहीं कैंप के अंदर हम देखते हैं पूरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज उनको बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। वहीं पर कैंप के अंदर हम देखते हैं एंड्रिया को, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी सिस्टर एमी को गिफ्ट देने के लिए। ये बात वो डेल के साथ भी शेयर करती है जिससे कि वो एक मर्मेड नेकलेस को बॉक्स में पैक कर सके। वहीं पर जिम अब शांत हो चुका था और शेन उससे सॉरी बोलता है अब तक के बिहेवियर के लिए, बट ये ज़रूरी था कैंप की सेफ्टी के लिए। उसके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, जिसे जिम समझने के बाद कैंप में वापस ज्वाइन होने के लिए रेडी था। बट वहीं एड गुस्से में था और ग्रुप को ज्वाइन ना करते हुए अकेला टेंट में टाइम बिताने लग रहा था। वहीं सब लोग इकट्ठा हो चुके थे, सब ने खाई मच्छी और सबको लगी मच्छी अच्छी। और ये सब खाने के बाद अपने मोमेंट्स को बता रहे थे कि किस तरह दुनिया तो खत्म हो चुकी है बट वो खुश हैं कि वो सरवाइव कर पाए हैं और इतने अच्छे दोस्त बन पाए हैं। और गाइस, जब आपके साथ सबसे बेस्ट हो रहा हो लाइफ में, तभी आपके एल लग जाते हैं, जैसे इनके भी लग चुके हैं। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी का हर्ड धीरे धीरे इनके ग्रुप की तरफ बढ़ रहा है। पहले एड पे अटैक करता है और यहाँ पर एड पे अटैक करने के बाद सीधा एमी की तरफ था, जो अभी कार वैन की तरफ बढ़ रही थी। और ये देख के एंड्रिया बिल्कुल टूट चुकी है कि उसकी बहन को ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया है। हर कोई अपने गन्स निकालता है बट तब तक देर हो चुकी थी। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का हर्ड पूरी तरह से उनको घेर चुका था, जिनको मारने पे भी वो उन पर हावी पड़ रहे थे क्योंकि वो नंबर में कम थे। किसी तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं, गन मार के, बैट से मार के, बट वो काफ़ी नहीं था। यहाँ शेन लोरी और उसके बेटी की रक्षा कर रहा था और ये सारी आवाज़ सुन रिक और बाकी लोग भी डर के भागने लगते हैं कि शायद मर्लिन आके सब पे गोलियों से अटैक कर रहा है। बट जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं हर तरफ ज़ॉम्बी थे और वो सब पे अटैक करके उन्हें खुद ज़ॉम्बी में टर्न कर रहे हैं। यहाँ वो गन्स लेके सबकी जान बचाते हैं बट तब तक बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे और एंड्रिया तो बिल्कुल टूट ही चुकी है क्योंकि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। और तभी जिम को याद आता है अपना वही सपना, जिसको याद करके वो ये सारे ग्रेव्स खोदने लग रहा था कि उन पे एक ज़ॉम्बी का अटैक होने वाला है। और जिम बाबा ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, जिसको कोई समझ नहीं पाया। यहाँ हम देखते हैं रिक इस पूरी सिचुएशन से ट्रॉमेटाइज होते हुए सीधा वॉकी टॉकी से बात करने लगता है मॉर्गन से, जिसने उसकी अटलांटा से पहले जान बचाई थी, और उसे इन्फॉर्म करता है कि अटलांटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पर मत आना, हर तरफ डेड ही डेड हैं और ये वॉकर्स हैं जो बेसिकली ज़ॉम्बीज हैं। बट इस पूरी सीरीज में किसी ने ज़ॉम्बी वर्ड का यूज़ नहीं किया है, हर कोई इन्हें डेड या फिर वॉकर्स ही कह रहा था। जहाँ वो अपनी फैमिली से तो मिल चुका है बट उन पे एक बड़े से ज़ॉम्बी के हड ने
अटैक कर दिया है और वो इस पूरी सिचुएशन से डील कर रहा है, और अगर उन्हें मैसेज मिल जाए तो प्लीज आगे बढ़े, सिटी में ना जाएं। वहीं अब एंड्रिया पूरी रात से बिना सोए अपनी बहन एमी की बॉडी के पास थी, इमोशनल थी कि ये हुआ क्या। उसकी जीने की लास्ट होप एमी अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं हर कोई वरिड था कि कहीं एमी ज़ॉम्बी बन के उठ के उसकी बहन एंड्रिया पे अटैक ना कर दे, बट तभी रिक जैसे उसे वॉर्न करने जाता है, एंड्रिया उसे गन दिखाती है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है अगर उसकी बहन ज़ॉम्बी में टर्न हो तो, बट उसे इस मोमेंट के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दो उसकी बहन के साथ में, जहाँ हर कोई उसको अंडरस्टैंड करते हुए उससे दूर जाने लगता है। बट तभी डेल उसके पास आता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ट्रोमेटाइज थी, और एक्सप्लेन करता है कि उसने अपनी वाइफ को भी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हाल ही में कैंसर से खोया था। उसकी डेथ उसके लिए बहुत पेनफुल थी, बट लाइफ में मूव ऑन करना ही पड़ता है। सोचो कि वो तुम्हारे साथ ही है। यहाँ पर एंड्रिया इमोशनल होने लगती है और बताती है कि किस तरह वो उसके हर बर्थडे को स्किप कर दिया करती थी अपनी पार्टीज के लिए, बट आज वो रिग्रेट कर रही है, काश कि उसने उसके सिस्टर की बर्थडे पार्टीज अटेंड की होती, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता, बट ऐसा अब हो नहीं सकता था। तो लास्ट गिफ्ट अपनी बहन एंड्रिया को देती है, और यहाँ धीरे धीरे एंड्रिया अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो पूरी रात से अपने बहन के साथ में थी, और अब एमी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होके एंड्रिया पे अटैक करने की कोशिश करती है, बट तभी एंड्रिया गोली से उसे मार देती है और रोते हुए अपनी बहन को गुड बाय करती है। वहीं पर इस मोमेंट पे हर कोई इमोशनल था, सबका दिल टूट चुका था, क्योंकि ये ग्रुप उनकी एक फैमिली की तरह था जो धीरे धीरे टूटता हुआ जा रहा है। इस मोमेंट पे हर कोई अपने ग्रुप वालों को तो दबा रहा था और बाकी ज़ॉम्बीज के हर्ड को आग लगा रहा है, जिससे कि हर सबूत को मिटा दिया जाए और कोई ज़ॉम्बीज इन सारी बॉडीज को देख के अट्रैक्ट ना हो। और वहीं कैरल डैरल से एक्स उठाती है और अपने अब्यूसिव हस्बैंड को, जो अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, उसको मार मार के अपना सारा एग्रेशन निकालती है, जो भी उसने पूरी लाइफ उसको ट्रॉमास दिए थे उसके लिए। यह देखकर डैरल भी एक कदम पीछे हट चुका था। अब वो बाकी ज़ॉम्बीज को जला रहे थे, अपने ग्रुप वालों को दफना रहे थे, जिन कब्रों को जिम ने पहले ही खोद दिया था। यहाँ जिम थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था और पता लगता है कि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिस बात को वो पूरे ग्रुप से छुपाने की कोशिश कर रहा था, बट अब सबको पता चल ही चुका है। तो डैरल उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है कि उसको ये लव बाइट ज़ॉम्बी ने दे दी है, तो अब उसकी जान जाके रहेगी। जैसे कि अगर आपकी लव बाइट पकड़ी गई घर पे, आपकी मॉम जैसा हाल करती है, वैसे डैरल इसका करने लग रहा था। और तभी रिक एंड शेन उसको किसी तरह रोकते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि वो किसी भी जिंदा इंसान को नहीं मारेंगे, अब ये ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उनके पास होप है। इस मोमेंट पे रिक जिम को आरवी के अंदर रेस्ट करने के लिए ले जाता है, क्योंकि उन्हें होप थी कि शायद ये बच भी जाए, क्योंकि लंबा टाइम हो चुका है इसे वो लव बाइट मिले हुए ज़ॉम्बी से, तो शायद इस पर इतना इफेक्ट ना हो। बट सबको कहीं ना कहीं पता था कि कुछ टाइम में जिम भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला है। वहीं शेन अकेले में ले जाके ब्लेम करता है रिक को इस पूरे अटैक के लिए, क्योंकि अगर रिक उनके साथ रुकता तो शायद उनके पास बड़ी फोर्स रहती उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए और वो शायद मारे ना जाते। बट तभी रिक का कहना था कि अगर उनके पास गन नहीं आती, जैसे कि वो लेके आ चुका है, उनके पास वेपन्स नहीं होते आगे बढ़ने के लिए, जो रिक ने किया है वो सही है। बट शेन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वहीं फ्यूनरल के टाइम पे अपनी वाइफ से पूछता है, जो उससे बहुत ज्यादा अपसेट थी और मानती है कि शायद रिक को यहाँ पर होना चाहिए था। एट द सेम टाइम उन्हें गन मिल चुकी है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो फिर इस पूरी सिचुएशन में ना ही वो रिक को सही मानती है, ना ही शेन को, और आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वो रिक और शेन के बीच में फंसना नहीं चाहती है, जिससे कि उसके पर्सनल राज बाहर आए। और तभी हम रिक और शेन को देखते हैं, जो जंगलों में जा रहे थे ज़ॉम्बीज की तलाश में कि कोई आसपास तो नहीं है। यहाँ पर रिक का प्लान था कि उन्हें सीडीएस की तरफ बढ़ना चाहिए, शायद वहाँ पर उन्हें हेल्प मिल सके। बट शेन यहीं पर रुकना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं और कोई होप है ही नहीं। इस मोमेंट पे रिक आगे बढ़ने लगता है ज़ॉम्बीज को देखने के लिए, और पीछे से शेन उसके ऊपर गन तान देता है। यहाँ पर रिक को पता नहीं है कि भाई उसकी वाइफ के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड उसे मारने के लिए भी तैयार है, बट कहीं ना कहीं शेन अपने आप को रोक लेता है। बट ये चीज़ें डेल ने देख ली थी और वो घबरा चुका था कि ये किस तरह का दोस्त है जो अपने दोस्त को मारने की प्लानिंग कर रहा है। बट
शेन इन सबको इग्नोर करते हुए जाने लगता है क्योंकि उसने मूड बदल लिया है, वो अभी रिक को नहीं मारेगा। और गाइस आप बताइए आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो लौंडियाबाजी के चक्कर में आपको मार सकता है, प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। वहीं फिर शाम को एक ग्रुप मीटिंग के टाइम शेन एग्री करता है रिक से कि उन्हें आगे मूव करना चाहिए। यहाँ पर शेन रिक की फैमिली के साथ रहने के लिए सब करने लग रहा था, जहाँ पर शेन को सीडीएस मूव करना होगा रिक की फैमिली के साथ में और बाकी सबके साथ में, जहां उनको आर्मी और बाकी सबसे हेल्प मिल सकती है, ऐसा उन्हें मॉर्गन ने बताया था। वहीं ये बातें वो वॉकी टॉकी पे मॉर्गन से भी शेयर करता है कि किस तरह वो आगे बढ़ने वाले हैं कल सुबह सीडीएस की तरफ, और उन्हें भी अटलांटा सिटी को साइड से क्रॉस करके उनके साथ चलना होगा। वैसे वो उसके लिए कार और एक नोट और लोकेशन तीनों छोड़कर जाएंगे, तो उन्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज करने के बाद अगले दिन के लिए सब कोई रेडी था, बट तभी पता चलता है कि एक मैक्सिकन फैमिली जो उनके साथ थी वो वापस अटलांटा सिटी में मैक्सिकन ग्रुप के साथ जाना चाहती है, क्योंकि वो उनके लोग थे, उन्हें ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। और हर कोई एग्री करता है और उन्हें जाने देता है कुछ गन्स और कार के साथ में। बाकी सब आरवी में बैठकर अपनी नई मंजिल की तरफ चल देते हैं जो 100 माइल्स दूर थी। रास्ते में जिम की तबीयत और ख़राब होने लगती है और उसे लगता है कि वो कभी भी ज़ॉम्बी में टर्न हो सकता है, तो प्लीज़ उसको यहीं रास्ते में उतार दो, उसको मारो मत, बस अपने हाल पे छोड़ के चले जाओ। इस मोमेंट तक सब कोई समझ चुका था कि जिम अब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में है और उन्हें उसे छोड़ना ही होगा। उसे बाहर बैठाकर हर कोई फेयरवेल करने लगता है इमोशनल होते हुए, क्योंकि जिम बहुत ही हम्बल इंसान था जो थोड़ा ट्रॉमेटाइज है और अपनी फैमिली के पास अब जाने के लिए रेडी है, क्योंकि उसकी फैमिली भी इसी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होके ज़ॉम्बीज का नाश्ता बन चुकी थी। और इन सारी मेमोरीज के साथ जिम अब अकेला रह चुका था। बाकी सब इमोशनल होते हुए यहाँ से फेयरवेल करते हुए जाने लगते हैं और अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर अब उनको सीडीसी में पहुंचना है जो यहाँ से 100 माइल्स दूर है। बीच बीच में आरवी खराब भी होती है, बट वो किसी तरह रिपेयर करके आगे बढ़ते रह रहे थे। वहीं हम सीडीसी की लैब में देख पाते हैं 194 डेज हो चुके हैं इस वाइल्ड फायर को स्प्रेड हुए और 63 डेज से ये डिजीज दुनिया भर में तबाही मचा चुका है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ह्यूमंस के पास है ही नहीं। और इस सब को अकेले हैंडल करने लग रहा था एक साइंटिस्ट जिसका नाम जेनर है, और अपनी सारी रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड करते हुए एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इस मोमेंट पे जेनर बिल्कुल आइसोलेटेड है बाहर की दुनिया से और वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, बट एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पर पूरी लैब में वार्निंग के साइंस थे और जिसे देख जेनर घबराने लगता है और अपने आप को डिकंटेमिनेट करने जा ही रहा था, बट तभी पूरी लैब में आग लग चुकी थी जिससे कुछ भी इन्फेक्टेंट बाहर न जा सके, जिसे देख के जेनर ने अपने बेस्ट सैंपल को खो दिया है और रिग्रेट करते हुए इसके बारे में वीडियो बनाता है और बताता है कि किस तरह अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है यहाँ पर अकेले रहने के सिवाय, इसलिए वो ड्रिंक करते हुए आराम करेगा। एक दिन के लिए तो चलो उसे आराम मिला। ये देखकर हम समझ पा रहे थे कि जेनर इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था और वो लंबे टाइम से अकेलेपन से जूझ रहा है। वहीं रिक और उसके फ्रेंड्स सीडीसी में एंटर करते हैं और उन्हें नजर आते हैं सिर्फ लाशें जो चारों तरफ सड़ने लग रही थी। ये देख के वो समझ चुके थे कि सीडीसी में कोई जिंदा नहीं बचा है और वो आगे बढ़ने लगते हैं इन सड़ी गली लाशों के बीच से, जिससे उनका डर और बढ़ चुका था। ना ही उनके पास ज़्यादा गैस है, खाना है और ना ही गन्स बची हैं जिनको यूज़ करके वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। और सबको लगता है कि शायद सीडीसी में भी कोई नहीं है और वो जल्द से जल्द सिटी के बाहर चले जाए अगर उन्हें जान बचानी है तो। बट रिक को लगता है कि शायद बिल्डिंग के अंदर कोई है, इसी वजह से सारे गेट्स बंद किए हुए हैं और प्लीज़ अंदर से गेट खोलो। यहाँ पर वो बार बार नॉक करने लगता है जिससे कुछ ज़ॉम्बीज खड़े होने लगे थे। इसे देखकर उन ज़ॉम्बीज को गिराते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं रिक से कि उनकी जान बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, प्लीज़ यहाँ से चलो वरना हम सब मारे जाएंगे। बट तभी रिक कन्फेस करता है कि अगर गेट बंद है, कैमरा मूव कर रहा है तो शायद कोई होगा, बट शेन को लगता है कि शायद ये हलुसिनेट कर रहा है होप की वजह से जो अब टूट चुकी है, और उसे ले जाने लगते हैं ज़बरदस्ती जिससे कि सबकी जान बच सके, क्योंकि जैसे ही अंधेरा हो रहा था ये ज़ॉम्बीज वापस अटैक मोड में आ रहे थे। इसी मोमेंट पे रिक रिक्वेस्ट करता है कैमरा के आगे कि प्लीज़ अगर कोई उसकी बात सुन रहा है तो गेट खोले, उसे मदद की ज़रूरत है। उनके साथ बच्चे हैं, वुमेन्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत है, उनके पास कुछ भी नहीं है,
प्लीज अगर आज मरे तो तुम्हारी वजह से होगा, हमारी लास्ट होप हो तुम। और ये कहने के बाद अंदर जेनर इनकी बातें सुन पा रहा था कैमरे से और लास्ट में गेट को खोल देता है। यहीं पर जैसे गेट खुलता है एपिसोड खत्म। क्या पता जेनर इन पे एक्सपेरिमेंट्स करे ज़ॉम्बी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए या फिर इनकी रियल में हेल्प कर दे, वो देखते हैं अगले एपिसोड में। यहाँ हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ अभी अभी ज़ॉम्बीज फैलना शुरू हुए थे। यहाँ आर्मी अपनी पूरी कोशिश कर रही है इनको रोकने की और यहाँ हॉस्पिटल में गोलीबारी चलने लग रही है। वहीं पर शेन इस पूरी फाइट के बीच में रिक की जान बचाने के लिए आ चुका है। वो ट्राई करता है उसको जगाने का, उसकी हार्ट बीट चेक करने का, बट बाहर से गोलियों की आवाज में वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। नेक्स्ट ही मोमेंट पे वो देख पा रहा था रिक को जो ना होश में आ रहा है ना ही कोई मूवमेंट दिखा रहा था और वो मशीन से कनेक्ट था, मतलब उसको यहाँ से ले जाना नामुमकिन है। तभी गेट को बंद करके बाहर एक स्ट्रेचर लगाकर वहां से अपनी जान बचाते हुए चला जाता है इस होप में कि अगर उसका दोस्त जिंदा हो भी जाए तो बच जाएगा। बट उसकी वाइफ को तो बता दिया था कि वो मर गया है और उसका एडवांटेज भी उसने ले लिया था, जैसा कि दोस्त ने वो काम किया है। तो गाइस यही तो होगा जब आप अपनी बंदी को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ छोड़ दोगे तो। और अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं CDS बिल्डिंग में सर्वाइवर्स एंटर कर चुके हैं अपनी गन्स के साथ में और डरे हुए हैं। तभी जेनर उनका वेलकम करता है और पूछता है कि उनमें से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, बट तभी रिक का कहना था कि जो इन्फेक्टेड है वो मर चुके हैं या फिर पीछे छूट चुके हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ वो भूखे हैं और उन्हें हेल्प चाहिए। यहाँ पर जेनर साफ करता है हेल्प तो बहुत बड़ी चीज़ है इस दुनिया में जब ऐसा खतरनाक इवेंट हो चुका है, बट फिर भी वो हेल्प करेगा क्योंकि उनके साथ बच्चे और वुमेन थी। यहाँ पर उन सबको बुलाता है अपने अंडरग्राउंड बंकर्स में और वहाँ पर उन्हें खाना भी सर्व करता है क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखे थे। इसको देख के हर कोई उसे थैंक यू कह रहा था। वहीं जेनर बहुत ही इमोशनल नजर आ रहा है। वो उन्हें मिलाता है अपनी AI असिस्टेंट से जो उस पूरे एरिया को कंट्रोल करती थी। यहाँ जेनर लंबे टाइम से अकेला था जिसके बारे में शेन पूछता भी है, बट उसके पास कोई ज्यादा जवाब नहीं थे। यहाँ पर शेन को डाउट होने लगता है कि जेनर शायद कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, बट सब लोगों को कोई परवाह नहीं है, एटलीस्ट तो उनकी जान बच पाए उन ज़ॉम्बीज से और उनको खाने को दे रहा है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। यहाँ हर कोई खाना खाने लगता है और थैंक यू करता है जेनर को उन सबकी जान बचाने के लिए। बट तभी जेनर की एक वार्निंग थी कि यहाँ पर कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ मत करना, पावर डाउन हो चुकी है और वो लिमिटेड रिसोर्सेज पे चलने लग रही हैं। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हॉट वाटर बाथ कर सकते हैं, जिसको सुन के हर कोई एक्साइटेड था क्योंकि अब तक उनका हाइजीन लेवल 0 था, बट अब हर कोई एक्साइटेड है हॉट वाटर बाथ के लिए। यहाँ पर रिक और डोरी ज्वाइन करते हैं जिनको साथ देख जेलस होने लगता है शेन, और बाकी सब भी थोड़े सैड थे जैसे कि एंड्रिया, क्योंकि उनके ग्रुप के कुछ मेंबर मर चुके हैं और वो इस बात को लेके इमोशनल थे। यहाँ डेल एंड्रिया को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, बट यहाँ एंड्रिया इमोशनली टूट चुकी थी अपनी बहन एमी की डेथ के बाद। और अब कुछ ही देर में जब सब कुछ परफेक्ट हो रहा था, रिक ड्रिंक करते हुए थैंक यू बोलने जाता है जेनर को और उसके साथ बातचीत करने लगता है कि किस तरह उनने उनकी जान बचा ली, वो उसके लिए अब कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर जेनर उसको अच्छे से ग्रीट तो करता है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर उदासी थी क्योंकि वो लंबे टाइम से अकेला है। वहीं शेन ये मौका देखते ही लोरी के पास पहुंचता है और उसे अपना प्यार कन्फेस करता है कि चलो रिक आ चुका है, बट वो अभी भी उससे प्यार करता है। बट तभी लोरी का साफ कहना था कि उसका हस्बैंड वापस आ चुका है और उसने झूठ क्यों बोला कि वो मर चुका था और वो अपने हस्बैंड को ही चूज करेगी। और यहाँ शेन गुस्से में आके उसे वार्न करता है कि उसने रिक की भी जान बचाने की कोशिश की थी, उसने ट्राई किया था बट नहीं बचा पाए तो उसकी गलती नहीं है, और ऊपर से आज लोरी और उसका बेटा सेफ है तो सिर्फ शेन की वजह से, तो उसको उस बात का क्रेडिट तो मिलना चाहिए। और इंटीमेट होने की कोशिश करता है लोरी के साथ में, बट लोरी उसे पंजा मार के भगा देती है और रोने लगती है। यहाँ पर लोरी टूट चुकी थी क्योंकि अब उसने 2 नावों में पैर रख दिया है, उसके साथ उल्टा तो होना ही था। यहाँ पर वो रोते हुए सोने की कोशिश करती है, जहाँ पर रिक को लगता है कि ये इन सारे ज़ॉम्बी इंसिडेंट से ट्रॉमेटाइज है और उसे सपोर्ट करने की कोशिश करता है, जहाँ लोरी सच नहीं बता पाती अपने हस्बैंड को। और अब डिनर टेबल पे हर कोई पूछता है कि शेन को ये पंजे का निशान कहाँ से मिला। यहाँ पर शेन खुद बोलता है कि उसने गलती से नीम पे स्क्रैच कर दिया था और ये सुनकर उस पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था।
बट तभी वहाँ पर जेनर आता है और उन्हें बताता है उनके पूछने पर कि वो यहाँ पर कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और वो क्या एक होप है इस दुनिया को बचाने की, जहाँ पर जेनर का मानना था कि होप तो मुश्किल बात है बट वो समझा पाएगा एक एक्सपेरिमेंट को जिसको अब तक दूसरों ने नहीं देखा है। उसकी बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता है और सब इस अमेजिंग खाने और डिनर को एंजॉय करने लगते हैं। बट बाद में हर कोई पूछ रहा था जेनर से कि वो यहाँ पर कैसे एक्सपेरिमेंट करता है और उसको सच तो बताना ही पड़ेगा। वो वेट कर रहे हैं। यहाँ पर जेनर उन्हें शो करने के लिए ला चुका था मीटिंग हॉल में। यहाँ सब्जेक्ट T19 पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो वॉलंटरी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी था। उसको काट लिया था ज़ॉम्बी ने और इन्फेक्ट कर दिया था। उसके बाद उस पे सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। यहाँ पर MRI स्कैन पता चला कि किस तरह इन्फेक्टेंट सीधा ब्रेन को डैमेज करते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। कुछ टाइम के लिए इंसान मर चुका है, उसका दिमाग फिर से रीस्टार्ट होता है बट इस बार उनके ह्यूमन इमोशन मेमोरीज कुछ भी नहीं चलते हैं। वो सिर्फ एक जिंदा लाश है जो इस इन्फेक्टेंट की वजह से कंट्रोल होती है। यहाँ पर कुछ लोग 3 मिनट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इन ज़ॉम्बीज़ में और कुछ लोगों को 8 घंटे तक लग जाते हैं। T19 को 2 घंटे 1 मिनट और 7 सेकंड लगे थे और इसको सोचकर वो इमोशनल होने लग रहा था। वहीं एक्सपेरिमेंट में जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ T19 सब्जेक्ट ज़ॉम्बी में, उसने उसे गोली मार दी और सारी लाइट्स को अब टर्न ऑफ कर देता है क्योंकि बैटरी कम बची थी और अब उनके पास कम टाइम है। ये सुनकर वो थोड़ा इमोशनल था और तभी एंड्रिया बताती है कि उसने भी अपनी बहन को खोया है जिस तरह बाकी लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को इन ज़ॉम्बीज़ के हाथों खो दिया था। यहाँ पर जेनर उसको सिंपैथी देता है क्योंकि उसने भी ऐसा ही कुछ झेला हुआ है। नेक्स्ट मोमेंट पे वहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो चुका है जिसको देख के डेल एकदम घबराने लगता है और पूछता है जेनर से कि ये क्या है। यहाँ पर जेनर का साफ कहना था कि ह्यूमंस ने इतनी डेवलपमेंट की नहीं कि वो बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट कर सके। ये बिल्डिंग पूरी फॉसिल फ्यूल से चल रही है और एक टाइम बाद तो इसे बंद होना ही था। जैसे ही धीरे धीरे पावर सप्लाई बंद होती रहेगी वैसे ही लैब में कंटेमिनेशन बढ़ता जाएगा जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और वो कंटेमिनेशन शायद लोगों को इन्फेक्ट कर दे। इसके लिए इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जैसे ही सारी पावर जाए एक धमाका होगा और सब कुछ खत्म। ये देखकर हर कोई घबराने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। इसको देख जेनर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और बोलता है कि वो यहाँ से जा नहीं सकते हैं। ये कंप्यूटर उन्हें जाने नहीं देगा। जो भी लोग यहाँ पर हैं उन्हें मरना ही होगा। ये देख कुछ लोग जेनर को भी मारने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि शेन ने गन उठा ली थी उसे जान से मारने के लिए बट रिक उन सबको रोकता है और बार बार रिक्वेस्ट करता है कि जेनर उन्हें यहाँ से जाने दे। बट जेनर का कहना था कि बाहर जाके भी क्या करोगे, इतने सारे इन्फेक्टेड लोग हैं वो उनको मार डालेंगे, इससे बेटर है कि एक पेनलेस डेथ ले लो, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। ये सुनकर हर कोई घबराने लगता है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए ऐसी मौत नहीं चाहिए थी। वो सरवाइव करेंगे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच भी। बट जेनर सुनने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर बार बार रिक्वेस्ट करता है रिक क्योंकि वो अपने बेटे की जान बचाना चाहता था। उसी मोमेंट पे सब लोगों को पता चलता है कि T19 सब्जेक्ट कोई और नहीं जेनर की वाइफ थी जो उससे बेटर साइंटिस्ट थी और शायद एक सॉल्यूशन निकाल भी लेती बट उसको इन्फेक्ट कर दिया था ज़ॉम्बीज़ ने जिसकी वजह से मरते दम तक उसने खुद को एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना लिया और वो अब कुछ नहीं कर सकता है। उस जैसे बहुत सारी लैब्स थी बट सब पावर खत्म होने के बाद धमाके के साथ उड़ गई और उसकी लैब के साथ भी यही होगा और वो उसके लिए रेडी है। बट तभी रिक रिक्वेस्ट करता है और वो जानता है कि कुछ तो कर सकता है जेनर यहाँ पर उन लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उन्हें प्लीज जाने दे। यहाँ पर सिर्फ रिक की बात सुनने पर वो गेट खोलकर उन्हें बाहर जाने देता है जहाँ एंड्रिया और बाकी 2 लोग यहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। उनमें से एक डेल था जो एंड्रिया को साथ लेके जाना चाहता है अपनी जान बचाने के लिए बट एंड्रिया जाने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि अब उसकी बहन मर चुकी है तो उसके लिए पूरी दुनिया खत्म ही हो चुकी है और वो इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं रिक जेनर को थैंक यू बोलता है उन सबकी जान बचाने के लिए बट तभी जेनर उसके पास आके उसे एक सीक्रेट बताता है जिसे सुन के रिक शॉक हो चुका था बट अब भागता है अपनी जान बचाने के लिए अपनी फैमिली के साथ में। यहाँ एंड्रिया बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि डेल को अपनी जान बचानी चाहिए बट डेल रिक्वेस्ट करता है कि अगर एंड्रिया चलेगी तभी वो अपनी जान बचाएगा। उसने उसको फैमिली जैसा माना था तो प्लीज उसके साथ चले। यहाँ पर एंड्रिया सिर्फ डेल के लिए बाहर आने लगती है जहाँ बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ना नामुमकिन था बट सीरीज के स्टार्ट में हमने देखा गाइस रिक के पास एक ग्रेनाइट था जिसे उसने अब तक यूज नहीं किया है। उसे वो ग्रेनाइट मिलता है अपने बैग में और उसको यूज करके वो ग्लास को तोड़ता है, अपनी जान बचा के भागता है ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जहाँ पर पीछे पीछे एंड्रिया और डेल भी आ रहे थे और तभी होता है एक बड़ा धमाका जिसमें
जेनर और एक सर्वाइवर मर चुका था अपनी खुद की खुशी से, और बाकी सब अपनी जान बचा के अपनी गाड़ियों में और आरवी में जाते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ जो उन्हें खुद नहीं पता है। और यहीं पर ये सीज़न ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।